नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी ने यूपी को निशाना बनाया है। ऐसा बोलना है उनका कि यूपी से जितनी भी ट्रकें आ रही हैं, इसी की वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। पर ये पहली बार तो है नहीं जिस प्रकार से हम दिल्ली में प्रदूषण देख रहे हैं। दिल्ली हर साल इस वक्त जो गैस चेंबर बन जाता है, पहली बार नहीं है। लंबे समय से कम 2016 से तो हम ऐसा देख ही रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कंट्रोल में नहीं आता। इसके कुछ कारक हैं। ये कारक भौगोलिक भी हैं और साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक भी हैं। यानी कि जोग्राफिकल लोकेशन दिल्ली का ऐसा है कि ये इसको प्रदूषित करता है इस समय स्पेसिफिकली अक्टूबर नवंबर में। बट एट द सेम टाइम कुछ सोशो इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। इसके बारे में हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे और किस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान हमारे सामने आ चुका है, इसके ऊपर भी वार्ता करेंगे। तो हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, अतिशी, उन्होंने जिस प्रकार से इस समय यूपी को निशाना बनाया है, ये एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। पूरी जिम्मेदारी यहाँ यूपी की नहीं है। हावेवर जीआरएपी है जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी कम कर सकता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खराब होते वायु गुणवत्ता के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी आने वाली बसों से निकलने वाले धुएं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यमुना में झाग पैदा करने वाले प्रदूषण के लिए भाजपा शासित राज्य और हरियाणा के कथित तौर पर अनुपचारित अपशिष्टों को जिम्मेदार ठहराए। मतलब दिल्ली अपने आप को बिल्कुल भी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी नहीं ठहरा रही है, बल्कि अन्य राज्यों को बोल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया, आनंद विहार में प्रदूषण का मुख्य कारण यूपी से आने वाली बसें हैं। इसके अलावा हरियाणा और यूपी अपने अनुपचारित अपशिष्टों को यमुना में छोड़ देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मुद्दों पर यूपी सरकार के साथ चर्चा करने का वादा किया भी है। आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, बोला भाजपा यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है, जिसके कारण दिल्ली में पानी में झाग बन रहा है। इसी प्रकार से जब कुछ समय पहले एक कोचिंग संस्था में जब खूब सारा पानी घुस गया था, क्योंकि एमसीडी ने ठीक से वहाँ की व्यवस्था नहीं की थी, उसके लिए बस यूपी को नहीं जिम्मेदारी दी गई, उसके लिए उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली आम आदमी पार्टी ने, बट इसके लिए यूपी जिम्मेदार है। एक तरफ दिल्ली में आप वार्ड लेवल पर प्रदूषण से निपटने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा गंदी राजनीति करे, ऐसा बोला गया है। अब इसमें पार्टी से क्या रिलेटेड है, हमें उसे ध्यान नहीं देना है। चलिए हम देखते हैं झाग को लेकर दिल्ली सरकार का क्या एक्शन हुआ है। यमुना कुछ इस प्रकार दिखती है। हाल ही में अब छठ पूजा होने वाली है कुछ समय बाद, और छठ पूजा पूरे देश में व्यापक तौर से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें नदियों का भी एक बहुत मुख्य हाथ होता है, क्योंकि फिर पूरी प्रक्रिया आसपास के पानी के निकायों में, जल के निकायों में होती है। तो छठ पूजा में भी इसी प्रकार से इस गंदे पानी में, यमुना को जिस प्रकार से हमने दूषित किया है, उस गंदे पानी में एक महिला खड़ी है और पूजा पाठ कर रही हैं। सोचिए इन महिला की हेल्थ के ऊपर कितने सारे रिस्क्स आ रहे हैं। क्या एक हेल्दी रिवर और हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट नहीं है? जब भी अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आती है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स क्यों शिफ्ट किए जाते हैं, ये एज अ नागरिक भी हमें पूछना चाहिए और एज यूपीएससी एस्पिरेंट भी हमें समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ही समय पहले कहा था कि अनुच्छेद 21 बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और इसमें राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट भी है। अगर आप राइट टू लाइफ लेना चाहते हैं तो राइट टू ए हेल्दी एनवायरनमेंट भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। बट अगर इस प्रकार की नहरें हमको मिलेंगी, इस प्रकार की नदियाँ मिलेंगी, तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं हो रहा है? क्या हम आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि आप एक रिट याचिका हमारी दायर हो जाए, रिट उसके बदले में मिल जाए, मैंडेमस वी कमांड कि आप इसे तुरंत साफ़ करें। हावेवर ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी होता है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी, साथ ही साथ जितनी भी पार्टीज़ हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग कर रही हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। यमुना एक गंगा की मुख्य सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है, और साथ ही साथ यमुना उत्तराखंड में बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे इसको ये समझना है, यमुना हमारी माँ के समान है, क्योंकि माँ जो बेसिकली होती है वो लाइफ गिविंग होती है। उसी तरह से गंगा और यमुना भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस के लिए लाइफ गिविंग है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ ग्लेशियर से, और ये हिमनद गोमुख ग्लेशियर के ही करीब है। दिल्ली में यमुना नदी में झाग को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने हाल में मीटिंग तो की। छठ पूजा के दौरान झाग न रहे, इसको लेकर चर्चा की गई।
हर साल ओखला के कालिंदी कुंज में बैराज पर छठ पूजा के दौरान नदी में डुबकी लगाने के लिए सैकड़ों भक्त आते हैं। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी ने यह भी बताया कि छठ पूजा से पहले और उसके दौरान ओखला बैरेज के डाउन स्ट्रीम में पोर्टेबल एंटी सर्फेक्टेंट स्प्रिंकलर लगाया जाएगा ताकि झाग हट जाए। साथ ही साथ कालिंदी कुंज में नदी और नालों के तल को साफ करने का कार्य किया जाएगा। जहरीली झाग से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से ये हमारी हेल्थ पे इश्यूज ला सकते हैं। स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्यौहार नज़दीक आते जा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यमुना निकलती है, ये अपने साथ बहुत सारी इसमें हम गंदगी छोड़ते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर रन ऑफ यानी कि कृषि उत्पादन से जितना अपशिष्ट निकलता है, कृषि अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे कि एक्सेसिव फर्टिलाइज़र, अधिक उर्वरक। जब आप एग्रीकल्चर एरियाज़ में ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं और पानी जब बारिश होती है और यही बारिश पानी, ये जो उर्वरक हैं इसको पानी के साथ बहा के नदी में ले जाती हैं, तो इसी वजह से अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हाउस होल्ड वेस्ट भी आता है, यानी कि जो हम घर से ग्रे वाटर छोड़ते हैं ये भी हमारे नदी निकायों में आता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, यमुना नदी के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो अपना गंदा अपशिष्ट वाला पानी इस पर छोड़ती हैं। उसके बाद ऑयल स्पिल जैसी भी इसमें बीमारियां आती हैं। यमुना और अन्य जल निकायों जैसी नदियों में झाग बनना एक स्पष्ट लेकिन जटिल पर्यावरणीय मुद्दा बनता जा रहा है। ये अक्सर प्रदूषकों की उपस्थिति का संकेत देता है। झाग के पीछे मुख्य कारण में से एक सर्फेक्टेंट है। यह आमतौर पर साबुन और डिटर्जेंट के पानी में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से अनुपचारित सीवेज के माध्यम से जल प्रणालियों में आता है। साथ ही साथ पानी की सतही तनाव को कम करते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं और बने रहने में आसानी होती है। जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ती हैं और बहती हैं, ये बुलबुले झाग के बड़े पैच में इकट्ठा हो जाते हैं। सर्फेक्टेंट के अलावा नदियाँ कार्बनिक पदार्थों की महत्वपूर्ण मात्रा को भी अवशोषित करती हैं, जिसमें सड़े हुए पौधे, मृत जीव और कृषि अपशिष्ट भी शामिल हैं। जैसे जैसे ये कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, गैस छोड़ते चले जाते हैं और सर्फेक्टेंट युक्त पानी में ये गैसें फंस जाती हैं, जिससे झाग बनने में और भी मदद मिलती है। इसके अलावा इसी तरह में कार्बनिक पदार्थों का संचय अक्सर कृषि अपवाह और खराब अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का परिणाम होता है। कई प्रदूषित जलमार्ग हाइपोक्सिया से पीड़ित हैं, यानी कि ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। देखो ये कैसे पॉसिबल होता है। मान लो ये कोई नदी है और नदी जो बह रही है, बीच में ऐसे क्षेत्र पड़ेंगे जहाँ बहुत सारी गंदगी है। हम इस जगह को समझते हैं। जब बहुत ज़्यादा गंदगी आती है यहाँ पे, तो छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु ऑक्सीजन का उपयोग करके इन्हें तोड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बैक्टीरिया होते हैं जो कि छोटे छोटे वेस्ट को तोड़ते हैं और तोड़ने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, O2 यानी ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आपको ये कोई बोले कि इस क्षेत्र का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से वो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं कि इन्हें तोड़ें। बट एट द सेम टाइम अगर सारा ऑक्सीजन यही बैक्टीरिया ले लेंगे, तो जितने जल में उस क्षेत्र में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो उनकी मृत्यु होने लगेगी। इस वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन आ गई, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं। इसके अलावा कम घुलित ऑक्सीजन स्तर की स्थिति में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट से पोषक तत्व प्रदूषण के कारण में और भी बढ़ोतरी आती है। यह स्थिति यूट्रोफिकेशन की ओर ले जाती है, यानी कि इतना ज़्यादा वेस्ट आ गया है कि न्यूट्रिएंट रिच हो गई हैं एक कोई क्षेत्र नदी की, बैक्टीरिया उस पर थ्राइव करते हैं। जैसे जैसे खिलते हैं और सड़ते हैं, वे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस छोड़ते हैं, जो कि खुद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये गैसेस जब हमारे वायुमंडल में आती हैं, ये एक प्रकार से हमारे पूरे वायुमंडल को हानि भी पहुंचाएगी। सर्फेक्टेंट के साथ मिलकर ये गैसें बुलबुले के निर्माण को बढ़ाती हैं और जिसके कारण झाग बनता है। इस तरह से आप पूरे झाग को बनते हुए देखते हैं। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी सफ़ेद झाग की मोटी परत से ढक चुकी है, जिसे त्योहारी सीजन के मद्देनज़र संभावित स्वास्थ्य खतरे के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि झाग लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। नदी के ऊपर तैरते बादलों जैसी झागदार परत दिन चढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे छटती जा रही है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल्स के एसोसिएट ने बताया
कि इस वर्ष की असामान्य परिस्थितियों पर टिप्पणी भी बताई। आमतौर पर यमुना के ऊपरी हिस्से में बाढ़ की महत्वपूर्ण स्थिति रहती है, लेकिन इस साल 2024 के हाल ही में समाप्त हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कोई बाढ़ नहीं आई। यह असामान्य है क्योंकि नदी में आमतौर पर हर साल इस हिस्से में कम से कम 2 बार कम से कम मध्यम बाढ़ आती ही है। साथ ही साथ ये भी बताया कि हालांकि नदी में खुद को साफ करने की एक निश्चित क्षमता होती है, प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है वो ठीक से नहीं हो पा रही। इसके अलावा इस प्रकार का झाग तब बनता है जब सड़ते हुए पौधों से निकलने वाली वसा और प्रदूषक पानी में मिल जाते हैं, यानी कि हम अपनी ओर से प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। मानसून के दौरान इसकी उपस्थिति आश्चर्यजनक है, यानी कि यहाँ पे मानसून भी इस बार कोई खास हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। 13 हॉटस्पॉट के लिए प्रदूषण समितियां भी बनी हैं। पर्यावरण मंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने शहर में प्रदूषण के लिए 13 हॉटस्पॉट में प्रत्येक के लिए समिति बनाई है, यानी कि हर हॉटस्पॉट के लिए एक समिति बनाई गई है। देखो, दिल्ली असल में एक बहुत ही अलग सा केस है। दिल्ली कुछ ऐसे राज्यों से घिरा हुआ है। पहली बात तो हम ज्योग्राफिकल या भौगोलिक रीजंस अगर समझने की कोशिश करें तो दिल्ली पहली बात तो लैंडलॉक्ड है, ये पूरी तरह से ज़मीन से घिरी हुई है। दूसरी चीज़, इस समय में टेम्परेचर इन्वर्जन होने लगता है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब है ऊपरी सतह जो है वायुमंडल की ये गर्म रहेगी और निचली सतह जो है ये ठंडी रहती है, जिस वजह से फॉगिंग की सिचुएशन आती है। इस समय काम एयर होती है, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ एयर होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो भी प्रदूषण रहता है वो दिल्ली में ही जमा हो जाता है। इसी में अगर आप हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान के क्षेत्रों को देखेंगे तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि प्रधान हैं, और कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से इस समय जब इनको धान छाट के गेहूं बोने का समय आता है, इतना टाइम नहीं होता है इनके पास कि ये हैप्पी सीडर से या मैनुअल लेबर से जो हाथों से छटाई करते हैं उनको एम्प्लॉय करें और सारे धान हटा दें। नहीं, ये क्या करते हैं, एक साथ पराली जला देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा धुआं कहाँ जाता है, ये पूरा धुआं दिल्ली की तरफ जाता है। अब ज्योग्राफिकल इश्यूज तो है ही थी, साथ ही साथ पराली जलाने की वजह से यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज भी हो गए। इसी वजह से ये कॉकटेल बन गया। अब आप दिल्ली में इस समय दिवाली मनाइए तो मैं आपको सबसे दिवाली मनाएंगे अच्छी बात है, पर पटाखे अगर आप छोड़ेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप शायद अपने लिए केयर नहीं करते या फिर अपने जो भी शहर नागरिक हैं उनकी केयर नहीं करते, क्योंकि दिवाली में ज़रूरी नहीं है पटाखे जलाना। इस समय बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो धुआं हो जाती है पूरी दिल्ली इन सारी चीज़ों की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री ने बताया कि पिछले दिन अधिकारियों को आनंद विहार में प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे 13 हॉटस्पॉट्स के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया समपूर्ण समन्वय समिति के प्रबंधन के लिए डीपीसीसी में एक इंजीनियर को डीसी के साथ 13 स्थानों पर तैनात भी किया है। इंजीनियर समन्वय समिति की सहायता के लिए एमसीडी के जनरल कमिश्नर के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसके अलावा डीपीसीसी के इंजीनियर साइटों की ओर जा रहे कार्रवाई के लिए बार में वॉर रूम बेसिकली हर हॉटस्पॉट के लिए तैयार किया गया है। वॉर रूम एक ऐसी जगह होती है जहां बैठ के सारे डिसीजंस होते हैं और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। यमुना नदी में झाग बनने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। झाग के पीछे मुख्य कारण में से एक सर्फेक्टेंट है, जो कि आमतौर पर साबुन और डिटर्जेंट में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ये सर्फेक्टेंट मुख्य रूप से अनुपचारित सीवेज के माध्यम से जल प्रणालियों में प्रवेश करते। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं दिवाली के ढेर सारे उपहार। आज हमारी 7 बजे एक पार्टी क्लास होगी। उत्कर्ष क्लासेस का जो मेन चैनल है यूट्यूब पे वो ज़रूर देखिएगा। ये ऑफ़र भी आपके लिए लेके आया है। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स जितने भी आप दे रहे हैं, सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज़ पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है।
तो ये तो आपको अभी पता चल गया। और चीज़ें पता चलेंगी शाम की 7 बजे वाली क्लास में। एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, जो भी आप कोर्स खरीदेंगे, मान लीजिए 1 साल का उसका वैलिडिटी है, पर 3 महीने एक्स्ट्रा आपको हम वैलिडिटी देंगे। साथ ही साथ इसमें रिकॉर्ड कोर्स भी आपको फ्री मिलेगा, और ये क्लासरूम क्लासेस का वीडियो होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उत्कर्ष क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, और ये ऑफ़र ये भी याद रखना है 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ही है। और भी ऑफ़र्स आपको पता चलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।